हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का मैं वीडियो लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए। तो थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए मैं एक पार्ट पहले से अपलोड कर चुका हूं, फर्स्ट पार्ट एंटमोलॉजी का, और ये वीडियो का सेकेंड पार्ट होगा। इसमें भी हम एंटोलॉजी के बारे में बात करेंगे और एंटमोलॉजी के जो कुछ इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट के जो टॉपिक हैं उसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में इसीलिए मैंने बनाया हुआ है, तो इसमें हम बात करेंगे। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पीडीएफ को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। उस पर आप लोगों को पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी, उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बात करेंगे हम इंसेक्ट इकोलॉजी। तो इकोलॉजी, इंसेक्ट इकोलॉजी कीट विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें कई सारे ऐसे टर्म हैं जो आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इससे रिलेटेड मैं वीडियो का ये सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। फर्स्ट पार्ट भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी। डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी मतलब इकोलॉजी क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके एंटमोलॉजी का ही पोर्शन है। इकोलॉजी से आप ये मत समझिए कि ये एनवायरनमेंट का नहीं है, ये एंटमोलॉजी का ही पोर्शन है आप लोगों का। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि इकोलॉजी इज द साइंस ऑफ इंटर रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दियर एनवायरनमेंट। अब इसका अर्थ क्या हो जाता है कि इकोलॉजी क्या है, जो विज्ञान है। किसका विज्ञान है? इंटर रिलेशन मतलब आंतरिक संबंध है किसके बीच का? लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दियर एनवायरनमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जीवित सजीवों और उनके उनके वातावरण का क्या होता है, जो इंटर रिलेशन से संबंध होता है, वो क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाती है। अब इसमें नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है कि इंक्लूडिंग बोथ फिजिकल एंड बायोटिक इन्वायरमेंट एंड इम्बेसिंग इंटर स्पीसीज रिलेशन। इसमें बताया कि इंक्लूडिंग मतलब इसके सहित, साथ में, दोनों में क्या होता है? फिजिकल एंड बायोटिक इन्वायरमेंट भी शामिल होता है इनकी, मतलब अंतर जातियों के बीच में इसका संबंध होता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहा जाता है। इसी इकोलॉजी की जो डेफिनेशन दी है ये एलिया 1949 में दी थी, ये वाली डेफिनेशन। ठीक है, जो ऊपर मैंने बताई हुई है। इसके बाद बात करेंगे कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर इज कॉल्ड इकोलॉजी। ये जो डेफिनेशन है ये छोटी सी, कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर इज कॉल्ड इकोलॉजी। तो ये डेफिनेशन किसने दी थी? ओडम ने दी थी। यूजीन प्लीजेंट ओडम, इनका पूरा नाम था यूजीन प्लीजेंट ओडम। ये 1969 में दी थी। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे कि इंसेक्ट इकोलॉजी क्या होती है। इंसेक्ट इकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। इंसेक्ट इकोलॉजी क्या होती है? तो इकोलॉजी वर्ड गिवन बाई अर्नेस्ट हैकल 1866 में दिया था। इकोलॉजी वर्ड को किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में दिया था। फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी कौन से होते हैं? यूजीन ओडम को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। इसके बाद फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, ये छोटे छोटे टर्म भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसके बाद पूछा जाता है कि इकोलॉजी का जो वर्ड हुआ है, विकास हुआ है, कैसे हुआ है वर्ड का? तो इकोलॉजी वर्ड किसके द्वारा? ओक्यूलॉजी से इकोलॉजी का विकास हुआ है, तथा इकोलॉजी वर्ड गिवन बाई राइटर 1869 में दिया था इन्होंने। ये वर्ड इकोलॉजी जो है इसका किस शब्द से विकास हुआ है? तो ओक्यूलॉजी से इसका विकास हुआ है। और इसका जो वर्ड दिया इकोलॉजी, ये किसने दिया? राइटर ने दिया था, 1969 में दिया था। ठीक है, अब इकोलॉजी का जो जन्म हुआ है वो कैसे हुआ? इसका जो अर्थ होता है ओक्यूलॉजी से हुआ है। ओक्यू मतलब ओकस और लोगस का लोगस। तो ओकस मतलब हाउस और लोगस का मतलब डिस्करेज। तो डिस्करेज क्या होता है? तो नॉलेज। डिस्करेज क्या होता है? नॉलेज या स्टडी जिसे कहते हैं। तो मतलब इसका एक तरीके से होता है किसी के वातावरण। हाउस मतलब यहाँ से वातावरण से अध्ययन लिया गया है। हाउस मतलब वातावरण का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब क्या होता है? लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं? जो इसमें इकोलॉजी के जो लेवल्स होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, तो इसमें बताते हैं। जो सबसे छोटी जो इकाई होती है इकोलॉजी की वो होती है स्पीसीज। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं बताता हूँ।
स्पीसीज होती है, इसके बाद आती है पॉपुलेशन, इसके बाद यहाँ पर आती है कम्युनिटी, इसके बाद आता है इकोसिस्टम, इसके बाद आता है हमारा बायोस्फीयर। तो इस प्रकार से ये क्या होती है, इसकी पूछी जाती है इकोलॉजी की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो स्पीसीज होती है। क्या होती है, स्पीसीज होती है, जो कि ऊपर लिखी हुई है ये वाली, ठीक है। इसके बाद ये क्रम से सब कुछ चीज़ें आप लोगों को दी गई हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी की कितनी शाखाएं होती हैं। तो डिवाइडेड इन 2 ब्रांचेस, इकोलॉजी की शाखाएं पूछी जा सकती हैं, ऑटो इकोलॉजी एंड सिन इकोलॉजी। तो 2 शाखाएं होती हैं इसमें, ऑटो इकोलॉजी और सिन इकोलॉजी, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि ऑटो इकोलॉजी क्या होती है। तो ऑटो इकोलॉजी जो होती है, तो स्टडी ऑफ एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू इन्वायरमेंट, मतलब पर्यावरण के संबंध में व्यक्तिगत जीवों का जो अध्ययन होता है उसे ऑटो इकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देखिए इंग्लिश में पहले लिखा हुआ है कि स्टडी ऑफ एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू द इन्वायरमेंट। फिर नीचे यहाँ पर हिंदी में भी मैंने लिख दिया है कि पर्यावरण के संबंध में व्यक्तिगत जीवों का जो अध्ययन होता है इसे ऑटो इकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं दूसरी शाखा की, जिसे सिन इकोलॉजी बताया है। तो सिन इकोलॉजी क्या होती है कि स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू इन्वायरमेंट एंड एसोसिएट इन ए कम्युनिटी इन सम इन्वायरमेंट। अब इसका हिंदी में अर्थ होता है कि वातावरण में एक समुदाय में सहयोगी जीवों के समूह का जो अध्ययन होता है उसे कहते हैं सिन इकोलॉजी। वातावरण में एक समुदाय में सहयोगी जीवों के समूह का जो अध्ययन होता है उसे सिन इकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर पूछे गए हैं, जैसे कि आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं या होम्योथर्मिक एनिमल्स किन्हें कहते हैं या क्या होते हैं, इनकी क्या खास बात होती है। तो होम्योथर्मिक एनिमल्स जो होते हैं इन्हें हिंदी में कहा जाता है समतापी जंतु इन्हें कहते हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा होती है होम्योथर्मिक की कि ऐसे जीव जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर स्थिर रखते हैं इनको एंडोथर्मिक भी कहते हैं, ऊष्माशोषी। एंडोथर्मिक मतलब ऊष्माशोषी होता है। तो ऐसे जीव जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर स्थिर रखते हैं इनको एंडोथर्मिक भी कहा जाता है, ऊष्माशोषी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश में इसकी जो डेफिनेशन है वो दी गई है कि दीज एनिमल हु मेंटेन दियर बॉडी टेम्परेचर फॉर इंटरनल सोर्सेज ऑफ हीट। ऊष्माशोषी में इसकी जो इंग्लिश की परिभाषा ये भी बहुत ही अच्छी है और 2 लाइन की परिभाषा है मात्र, कि दीज एनिमल हु मेंटेन दियर बॉडी टेम्परेचर फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज ऑफ हीट। तो इसे क्या कहेंगे, होम्योथर्मिक एनिमल्स इसे कहा जाएगा, ठीक है। अब इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या पूछा जाता है, एग्जाम्पल में मैमल्स मतलब जो स्तनपायी जो जीव होते हैं, मतलब जो अपने जंतुओं को दुग्धपान कराते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, स्तनपान कराते हैं उन्हें मैमल्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये होम्योथर्मिक जंतु कहे जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं, इन्हें वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक। इसके बाद सेकंड आता है कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनको क्या कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, इनको एक्टोथर्मिक एनिमल मतलब वाह्य ऊष्मीय जंतु कहा जाता है, इनको बाह्य ऊष्मीय जंतु कहा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें कि दीज एनिमल्स आर नॉट कैपेबल फॉर मेंटेनेंसिंग बॉडी टेम्परेचर, दे डू नॉट हैव इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन। मतलब इनके अंदर कोई भी ऐसा मतलब मैकेनिज्म नहीं होता है जिससे ये अपने तापमान को नियंत्रण कर सकें, या बाह्य ऊष्मीय तंतु होते हैं वे जंतु जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कैपेबल नहीं होते हैं, तो वो क्या होते हैं, उन्हें कहा जाता है एक्टोथर्मिक एनिमल कहा जाता है। अब इसमें क्या होते हैं कि जैसे कि फिशेज आती हैं और एम्फीबियाज जो वगैरह होते हैं ये आते हैं इसमें एग्जाम्पल में, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे एक अगले टॉपिक की, जैसे हाइबरनेशन और एस्टिवेशन क्या होते हैं। तो इससे पहले मैं बता दूं, तो दोस्तों अगर आप लोगों ने वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट भी आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, उसमें भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के छांटे हुए क्वेश्चंस का वीडियो बनाया हुआ है मैंने। तो और अगर आप लोग PDF पाना चाहते हैं तो उसकी टेलीग्राम पे की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और लगातार हमारे वीडियो को भी देख लीजिए, ठीक है। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जिससे उनकी भी हेल्प होती जाएगी, ठीक है। और लगातार आप लोगों को एग्जाम तक जितने भी आप लोगों के एग्जाम बचे हुए हैं सबकी आप लोगों को वीडियो लगातार प्रोवाइड होगी। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कि हाइबरनेशन क्या होता है।
हाइबरनेशन किसे कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कि हाइबरनेशन क्या होता है। तो इसकी परिभाषा पहले हम इंग्लिश में देखेंगे कि ए पीरियड ऑफ सस्पेंड एक्टिविटीज़ इन इंडिविजुअल अकरिंग ड्यूरिंग सीजनल लो टेम्परेचर, मतलब वह कालखंड या एक्टिविटी जब एक्टिविटी प्राप्त हो जाती है जब मौसम निम्न तापमान प्राप्त है तो कोई भी जीव सर्वाइव नहीं कर पाता है। हाइबरनेशन में क्या होता है, जब लो टेम्परेचर हो जाता है, तो जब लो टेम्परेचर पर वह कालखंड जब लो टेम्परेचर पर कोई भी जीव सर्वाइव नहीं करवा जाता है तो उसे क्या, उस कालखंड को क्या कहते हैं, हाइबरनेशन कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, हाइबरनेशन कहा जाता है। लो टेम्परेचर पर जब कोई भी जीव सर्वाइव नहीं कर पाता है तो उसे हाइबरनेशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे एस्टिवेशन क्या होता है। एस्टिवेशन के बारे में बात करेंगे। एस्टिवेशन क्या होता है, तो ए पीरियड ऑफ सस्पेंडेड एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल अकरिंग ड्यूरिंग सीजनल हाई टेम्परेचर, वह कालखंड जिसमें दैनिक दिनचर्या प्रभावित हो जाती है जिसके कारण वे मौसमी तापक्रम एस्टिवेशन कहलाता है। मतलब इसमें क्या होता है, हाई टेम्परेचर के कारण जब जीव सर्वाइव नहीं कर पाते या उनकी दैनिक दिनचर्या प्रभावित हो जाती है तो उसे एस्टिवेशन कहते हैं। हाइबरनेशन में अभी बताया था लो टेम्परेचर की वजह से होता है, और एस्टिवेशन जो होता है ये हाई टेम्परेचर की वजह से होता है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, दोनों टर्म। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि फेकंडिटी क्या होती है। फेकंडिटी क्या होती है, एक टर्म होता है फेकंडिटी। तो मैक्सिमम रिप्रोडक्शन पावर मतलब एग लेइंग कैपेसिटी, मतलब मैक्सिमम रिप्रोडक्शन पावर या एग लेइंग कैपेसिटी इंसेक्ट फेकंडिटी विल बी मैक्सिमम व्हेन टेम्परेचर इज हाई। इसमें लिखा हुआ है कि जब तापमान अधिक होता है तो कीटों में जनन दर अधिक पाई जाती है। अधिक टेम्परेचर पर अधिक वो जनन दर पाई जाती है। इसमें लिखा हुआ है इंसेक्ट विल बी मैक्सिमम फेकंडिटी विल बी मैक्सिमम व्हेन, फेकंडिटी क्या होता है, एग लेइंग कैपेसिटी, मतलब इसमें फेकंडिटी वह कालखंड होता है जिसमें जब बच्चे अधिक या अंडे अधिक देने की क्षमता होती है। ठीक है, जनन दर अधिक पाई जाती है। इसके बाद बात करेंगे, इसमें कुछ टर्म यूज किए जाते हैं जैसे कि ओविपोरस। पहला किया जाता है ओविपोरस, क्या होता है, जो सीधे अंडे दे देते हैं उन्हें ओविपोरस कहते हैं। और इसमें आता है ओबो बेबी पोरस। ओबो बेबी पोरस जो होते हैं इसमें अंडे बच्चे देते ही बाहर निकलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे ही अंडे देती है मादा तो उसमें क्या होता है, बच्चे बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है अगला टर्म आता है कि बीबी पोरस। बीबी पोरस क्या होता है, जब कीट सीधे बच्चे पैदा कर देता है बिना अंडे दिए, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, जब कीट सीधे बच्चे पैदा कर देता है तो उसे बीबी पोरस कहा जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार चलिए आगे देखते हैं। आगे एक क्रिया और दी गई है, इसमें बताया गया है कि पार्थिनोजेनेसिस या पार्थिनोजेनेसिस जो कि जंतुओं में जो क्रिया होती है इसके अनुसार देखते हैं कि एग लेइंग विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड बिना फर्टिलाइजेशन के बच्चे देना, जिसे हिंदी में कहेंगे क्या, बिना फर्टिलाइजेशन मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के बच्चों को दे देना, तो क्या कहलाती है, पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है 10 से 35 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ह्यूमिडिटी कितनी होती है, 80 से 90% होती है। और टेम्परेचर प्रीफरेंडम मतलब पसंद करते हैं। टेम्परेचर ये लोग कितना पसंद करते हैं, टेम्परेचर प्रीफरेंडम मतलब पसंद करते हैं। तो ये इसमें जो एग्जांपल आते हैं वो लेपाफोफस एंड क्राइसम मतलब मस्टर्ड इलाइट जिसे कहते हैं, ये दो कीट इसमें आते हैं। ठीक है, तो पार्थिनोजेनेसिस क्या होती है, बिना फर्टिलाइजेशन के बच्चों को देना, ये क्रिया कहलाती है, पार्थिनोजेनेसिस कहलाती है। टेम्परेचर इतना होता है, ह्यूमिडिटी इतनी रखती है, तब इसमें पार्थिनोजेनेसिस क्रिया होती है बिना फर्टिलाइजेशन की। ठीक है, तो ये जो वीडियो था मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली बनाया हुआ था, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों के जो ये क्वेश्चन बनाए हुए हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, सिलेबस के अनुसार बनाए गए हैं। तो आप लोग वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ भी, अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए लिंक उसकी आप लोगों को दे दी गई है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप लोगों को PDF प्राप्त कर दी जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोगों को एग्जाम तक इसी प्रकार की वीडियो, आप लोगों के जितने भी एग्जाम बचे हुए हैं सबकी आप लोगों को PDF जरूर प्राप्त होगी। ठीक है।